बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं ना, उसका बैकग्राउंड ये है कि एक दो दिन से एक बर्निंग इशू बना हुआ है। औरत मार्च 8 मार्च को जो होने जा रहा है 2020 को, तो यूँ समझ लें कि ये मीडिया पे इस तरह से इसको हाइप मिली है कि वो रात को एक शो था एक न्यू टीवी पे, और उसमें एंकर पर्सन थी वो आयशा एहतशाम। तो उसके शो में मारवी सरमद और एक फैज़ुर रहमान साहब सेनेटर थे और एक लीलो रहमान कमर साहब थे। तो इस औरत मार्च पे उनके दरमियान वो बहस बढ़ते बढ़ते तलखी की सूरत, और फिर उसमें चूँकि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग थे तो यूँ समझ लें कि एक्सट्रीमिज़म भी देखा गया, जो कि हमारा खासा बनता जा रहा है। तो उसमें फिर इस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ की गई और इस तरह से उसको किया गया एक्सप्लॉयट इशू को, कि अब इस वक्त ये सोशल मीडिया पे और हर जगह पे डिस्कस हो रहा है। तो इस दौरान हमारे जो चल रहे थे रियल इश्यूज हमारे थे, वो कोरोना का इशू बहुत बड़ा एक चैलेंज पूरी वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए। और चीन में हमारे जो मैसूर तालिब इल्म है इसकी वजह से वहीं पर रिटेन किए हुए हैं। इसी तरह से उम्रा के ऊपर आर्जी तौर पे पाबंदी, तो इसी तरह से उनकी जो नकल हरकत है उसकी चेकिंग, ये सारे इश्यूज़ उसी तरह से कश्मीर के साथ हमारा इंडिया के साथ वही क्रिटिकल और वही सूरत हाल उसी तरह की चल रही है, कोई बेहतरी नहीं। लेकिन हमने इन रियल इश्यूज़ को एक साइड पे रख के वही एक नॉन इशू को इशू बनाना, जो कि हमारा खासा बनता जा रहा है, तो उस पर सारी कौम जो है वो लग गई है या लगा दिया गया है उसको। अब ये इतना ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और इसके आगे जो फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स हैं जो मुरतब होने जा रहे हैं या हो रहे हैं हमारी पूरी कौम के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, हर तबका ज़िंदगी जो है वो इससे लाजमी तौर पे किसी न किसी हद तक मुतासर होगा। कोई इसको पॉजिटिव लेगा, कोई नेगेटिव लेगा। तो ये जो लोग टीवी पे आके बैठते हैं और इस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, ये एक तरह से इनकी फॉलोइंग होती है, एक तबके की ये नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो इनको लोग जो है वो एक रोल मॉडल के तौर पे लेते हैं। लेकिन जब वो रात वाला शो अगर आप में से किसी देखा है और बाद वो चल रहा है क्लिप भी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वैसी तो हम किसी चौक में बैठ के भी, किसी लड़ाई के अंदर भी कोई महज़ब ये बात नहीं है, कोई भी बात इसमें ऐसी कि जिसको पब्लिकली किया जा सके। और कहाँ आप एक ऐसे बैठे हैं चैनल पे जो नेशनल चैनल है और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और फिर इश्यूज़ क्या है कि अगर इसको देखा जाए तो पॉजिटिवली, तो ये कॉमन इशू है। इस पे सारे लोग जो हैं वो मिल के बैठते, स्टेक होल्डर्स, और अपने इख्तलाफात को भी साथ रखते, अपनी सोच को भी साथ रखते, यही जमहूरी तरीका भी है, और उसमें किसी कंसेंसस पे पहुंचते। या फिर ये है कि दूसरे के जो राय का हक है उसका एहतराम किया जाए, रिगार्ड दिया जाए, उसको अपना हक रखना जाए। लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने आपस में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, अग्रेशन, और मैं यहाँ पे वो दोहरा नहीं सकता आपके सामने, अगरचे वो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आप लोग सुन रहे हैं बार बार एक औरत का के साथ अंदाज़े तखातब एक दानिश्वर का, वो लीलो रहमान कमर साहब जो मेरे पास तुम हो से ज़्यादा उनको कवरेज और ज़्यादा वो हर आदमी तक उनका नाम चला गया। तो
उसको बुलाया गया, उसकी फॉलोइंग थी, एक राइटर है। दूसरी तरफ मारवी सरमत जो है वो एक तबके की नुमाइंदगी करती हैं। उसी तरह से हमारे एक दीनी तबके की भी नुमाइंदगी करने वाले जिम्मेदार किस्म के सेनेटर वहाँ पे थे। तो अब इस वक्त पता नहीं, यूँ लग रहा है कि पता नहीं 8 मार्च को क्या होने जा रहा है। तो बहसीयत कौम मैं इस पे जितना भी अफसोस करूं और जितना भी इस पे दुख का इजहार करें, क्योंकि हम तो एज ए मुस्लिम तो हमें देखना पड़ता है फिर अपने दीन की तरफ ही, इस्लाम की तरफ ही, कि जिसने औरतों का मकाम मुतय्यन कर दिया, जिसने वर्कर्स का राइट्स और मकाम मुतय्यन कर दिया, कौन सी ऐसा पहलू है जिसको तिशना छोड़ा है इस्लाम ने। वो वर्कर की बात है, ठीक है, हम इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं 1 मई को, लेकिन इस्लाम में तो है कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दे दो, ये तक कहा गया उसके राइट्स। और जिसमें इवन ये कि एनिमल्स तक को के साथ नारवा सलूक किया, उनके साथ रोका गया जुल्म सितम से। तो इसी तरह से ख़वातीन को एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ मकाम दिया गया। अब ये जो लिबरल लोग कहते हैं, नाम नयाद लिबरली मैं तो इन्हें कह सकता हूँ, सो कॉल्ड लिबरल, तो इस्लाम से ज़्यादा क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, कबैली मुआशरे में बैठे हैं, तो किसी ने आके पूछा है, आपस में बातें हो रही हैं, तो किसी ने कहा कि आपको दुनिया में या इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है, महबूब कौन है। तो आपने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो वो थोड़ा सा सबीसी हुआ जिसने पूछा था कि ये इस तरह से नाम ले रहे हैं एक खातून और हमारी माँ। तो उसने कहा नहीं, मेरा मकसद था कि मर्दों में से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटेंशनली फिर कहा कि आयशा के अब्बा जान। तो यानी यूँ समझ लें कि जो इस हद तक हज़रत खदीजा का रोल आप देख लें, आप हज़रत आयशा से मरवी जो अहादीस हैं या उनका जो उसमें वर्क है, इस्लाम का पैगाम हमारे तक जो पहुंचा है, उसमें देख लें कि उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो हज़रत खदीजा का मकाम, इस्लाम ने हर चीज़ को क्लियर कट एक उसी कबायली मुआशरे में औरत को विरासत में हक दिया, प्रॉपर्टी का हक दिया। और कोई भी ऐसी मतलब है कि ह्यूमन राइट्स हैं, तो अब ये चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स यूएन दे रहा है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लास्ट एड्रेस आखिरी खुतबा है हुज्जतुल विदा के मौका पे, उससे बड़ा कोई ह्यूमन राइट्स चार्टर मेरी नज़र से नहीं गुजरा, जिसमें इंसान की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हुर्मत को काबा के बराबर और इस तरह से वाशगाफ और क्लियर कट बता दिया गया। तो ये औरत मार्च जो है, इसमें मैं नहीं समझता कि दोनों फ्रीकैन जो है उन्होंने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। हाँ, अगर फीमेल की तरफ से कुछ नारवा या नागवार चीज़ थी, तो अगर हमारी तरफ से ये जो मेल हज़रात की नुमाइंदगी कर रहे थे या एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे थे मकतब फ़िक्र की, तो वो अगर थोड़ा सा उसको रीज़नेबल लैंग्वेज में करते तो वो लाजमी तौर पे उसका नुकसान उसी को हो रहा था, दूसरी तरफ जो खातून थी उसको, कि देखें जी उसने तो फिर भी बड़े सुलझे हुए अंदाज में बात की है। हाँ, अब आते हैं इस इशू की जो हकीकत क्या है, कि ये ख़वातीन जो हैं उन्होंने जो स्लोगन वो लास्ट टाइम दिए, और जिस तरह से उसमें वो, मैं तो उनको रिपीट करना भी मुनासिब नहीं समझता, कि उनका कोई दूसरा मतलब ही नहीं है सिवाय वल्गैरिटी या फाहिशी के, या कोई वो क्या कहते हैं, हमारा जो फैमिली इंस्टीट्यूट है जो इस्लाम ने जिसकी बुनियादें रखी हैं और उसको मजबूत किया, उसकी बुनियादें तक हिला के रख दी हैं। ये लास्ट ईयर जो हुआ है फर्स्ट टाइम, तो
उस उनका भी नहीं था मुनासिब, तो दूसरी तरफ से इनका भी इंतहा पे चले गया कि वो एक खातून को नेशनल मीडिया और चैनल के ऊपर बैठ के अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, ये भी किसी तरह से नहीं था। अब ख़वातीन को देखें तो ये एक इश्यूज़ जो उठाने थे ख़वातीन को उस मार्च के अंदर, वो ये नहीं थे कि ये हमारे मतलब है कि वो वल्गर किस्म की बातें, बल्कि ये कहना था कि हमारे जो राइट्स दिए जाए, हमें काम करने की आज़ादी है वो दी जाए, हमारा कोई ऐसी जो तालीम के लिए इक़दामात है ख़वातीन के लिए स्पेशली उठाए जाएँ और उनके शेल्टर के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जबकि ये एक नॉन इश्यूज़ वो इश्यूज़ बना के बैठ गए हैं कि जी औरत को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, औरत को कितनी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। भाई जब तालीम आ जाती है ना, जब जहालत जो होती है वो हर सोशल लेवल की बेस बनती है, तो जेंडर बायस भी उसी का हिस्सा है। जब तालीम आ जाती है तो ये सारे सिलसिले ऑटोमेटिकली रिफॉर्म हो जाती है चीज़ें, और एवोल्यूशनरी ये तरीके से हो जाती हैं। इसमें ये अग्रेशन वगैरह ऑटोमेटिकली, आप देखें आज की खातून, अब यूके या यूएस से जिन कौमों की हम मिसालें देते हैं, क्या वहाँ पे औरत को शुरू से ये राइट्स मिले हुए थे? वहाँ पे ग़ुलामों को शुरू से ये राइट्स मिले हुए थे? वहाँ पे एक आम मासिक जो थे वो रॉयल फैमिली या शाही ख़ानदान के मुकाबले में बादशाह का इदारा था उनका, तो वो सारे एवोल्यूशनरी और तालीम और इस तरह से शऊर के आने के साथ, वक्त की रफ्तार के साथ साथ इंडस्ट्रियल जो वहाँ पे एक डेवलपमेंट हुई, उसका कहने कि एक लाजमी नतीजा था। तो हम भी उन फेजेस में से गुजरते गुजरते अब देख लें, आज से जो 1947 या उसके बाद 65 या 70 वाली जो औरत का था मकाम या सूरत हाल, क्या आज भी उसी तरह से है? मैं अपने ज़ाती तौर पे जो इस मुआशरे में रहता हूँ, जिस खित्ते में रहता हूँ, वहाँ पे जो हमारे कुछ हजरात ऐसे थे जो ख़वातीन की तालीम और उनका जॉब करना वो शजरे ममनूआ के तौर पे लिया जाता था। लेकिन आज वही फैमिलीज़ जो हैं वो अपने उन बच्चों की तालीम के लिए बिग सिटीज़ का रुख किए हुए हैं, और वहाँ पे उनको सारी वो तालीम दे के वो जॉब्स कर रही हैं प्रोफेशनल के तौर पे, उनको मौके दिए जा रहे हैं। तो ये चेंजेस ऑटोमेटिकली, इसी तरह से यूपी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के तहत ख़वातीन को इस हद तक अपलिफ्ट किया जा रहा है कि अब मेल के जो इदारे हैं जितने भी ऑफिशियली डिपार्टमेंटली, जो उनको कोई ऐसी पैकेज नहीं है जितना कि ये फीमेल जो बच्चियां हैं हमारी, इनकी एजुकेशन पे 10th तक जो है वो उनको स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं, और वो अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट है जो पर मंथ उनको मिलती है। तो इस तरह से यूँ समझ लें कि ये सारी, अगर इसमें कुछ कमी थी, कुछ यूँ समझ लें कि इसमें वो चाहती थी कि ख़वातीन जो है वो किसी वजह से भी बराबर नहीं उनके राइट्स मिल रहे, किसी जगह पे कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो उसको बनाना चाहिए था, और उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको ये हाईलाइट करना था, ताकि एक इंसेंटिव के तौर पर, एक मोटिवेशन के तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं वो आती आगे तालीम की तरफ, साइंस पढ़ती हैं और इस तरह से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में उनके कारनामे जो है वो इन दिनों कराए जाते, सेमिनार्स और स्कूल्स में और तालीमी इदारों में और एवरीवेयर ये दिन जो है ये इस तरह से होता है कि ख़वातीन को ऑनर और उनकी एक्नॉलेजमेंट की जाती। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एक्टिविटी थी। इवन ये कि ये जो मजहबी हजरात जिनके साथ ये दस्त बगिरेबां हो चुके हैं, तो वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, और वो भी बिल्कुल बताते हैं कि इस्लाम ने किस तरह से इसको अहमियत दी है औरत को, और किस तरह से औरत की तालीम भी ज़रूरी है। तो किस तरह से औरत की जो तरबियत है उसको इस्लाम ने उसको पहली दरसगाह कहा है, बच्चे की पहली दरसगाह जो इंसान की है वो माँ की गोद को कहा है। तो इसी तरह से नेपोलियन ने तो बहुत बाद में कहा कि मुझे आप पढ़ी लिखी माएँ दे दो, तो मैं आपको एक पढ़ी लिखी कौम दे दूंगा, मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। तो यानी इससे इनकार ही मुमकिन नहीं है किसी तबके को भी
अब ये ऐसी चीज़ें जो कि इसमें आती नहीं है, वो हर एक फैमिली बैकग्राउंड है, हर एक का अपना अपना पस मंज़र है, सिनेरियो है, तो उसमें पर्सन जो किसी की लिमिटेशंस है उनमें इंटरफियर करना और जाके ज़बरदस्ती मतलब किसी को अपने साथ मिलाना, भैया आप अपना करो जो आपकी सोच है, दूसरे को करने दो, एहतराम करो दूसरे की राय का, टॉलरेंस का जो है वहाँ से मैसेज आना चाहिए था हमारे मीडिया से। और एक और मुझे ये चीज़ बड़ी महसूस हुई है कि ये हमारा जो मीडिया ये क्या इस तरह से शुतर बेमुहार और मादर की तरह आज़ाद है कि ज़रा सा अगर कोई होता है स्टेप लिया जाता है तो फौरी ये हमारी वो आज़ादी राय जो है वो मुतासर हो जाती है। तो जितने भी महज़ब ममालिक हैं उनमें आज़ादी राय का अपना एक है, लेकिन उन्होंने अपना सेल्फ चेक के तौर पर कोई ना कोई सिलसिला बनाया हुआ है एहतसाब का। अब इस दौरान पता नहीं पैमरा जो है वो एक बॉडी है हुकूमत की, तो इससे बड़ा इश्यूज़ क्या हो सकता है कि एक लाइव शो चलता है और उसमें ये हर दूसरे दिन चौथे दिन कोई ना कोई ऐसा हो जाता है, एक वो एंकर के प्रोग्राम में लेके वो बूट रख देती हैं और वो एंकर कहता है जी ये मुझे क्या पता था कि उसने ऐसा करना। तो भाई आप लाइव चला रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें अगर पहले अपनी ग्रूमिंग करो, तरबियत करो, और फिर इस तरह से पूरी कौम को आप क्या दिखाने जा रहे हो। और रेटिंग के चक्कर में आपने पूरी कौम को एक ऐसी बहसों में उलझा दिया है कि आपको वो मिसाला लगा के अपना सौदा तो आप अच्छा आपका सेल हो जाता है, लेकिन उसके मुआशरे पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे जो मुआशरा है उसकी किस तरह की तरबियत हो रही है और उसका फिर इजहार जो है वो उनके रवैयों से किस तरह से है। क्या पूरी कौम देख रहे हैं कि दो हिस्सों में, एक उसको कह रही है कि अच्छा किया, दूसरा दूसरे को कह रहा है, एक उसको मतून कर रहा है, दूसरा दूसरे को कर रहा है। तो यूं समझ लें कि हमारे जो असल इश्यूज़ हैं वो कहीं पता नहीं कहाँ पे दफन हो गए। अब सबसे बड़ा इश्यूज़ यही है कि जी हमारा औरत मार्च, और मुअज़्ज़ज़ रात अब इस पे जो एक और बात करेंगे इंशाअल्लाह कि इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, उस पर नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह बात करते हैं। अभी 8 मार्च 2020 आ रहा है, तो ये एक यूँ समझ लें कि दिली कैफियत थी जो आपसे शेयर की, और उम्मीद है कि आप भी मेरी इस बात से किसी न किसी हद तक इत्तफाक करेंगे। और मैं तो खुद एक तालिब इल्म की हैसियत से, जो कुछ मैंने एक शहरी की हैसियत से, एक आम कॉमन मैन के तौर पे न्यूट्रल हो के जो कुछ महसूस किया, देखा, वो आपके साथ शेयर कर लिया। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा कि हम अपने जो असल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ लौटें और हमारे अंदर टॉलरेंस और मॉडरेशन और इस तरह का कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाएँ, और उस तरह का रवैया हमारा हो ख़वातीन के साथ भी एहतराम का, जिस तरह से हमारा इस्लाम हमें दरस देता है, या एक आम यूँ समझ लें कि सोसाइटी के अंदर भी ये लाजमी होता है। तो ये कुछ आपके साथ शेयर करनी थी बातें।